सो हे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो हम लोग टॉपिक डील करने वाले हेमाटोलॉजी में, दैट इज़ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, जो सबसे ज़्यादा आई थिंक पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं सेमेस्टर्स में या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी से इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अडेप्टिव यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। So immunity is the resistance of the body to fight against any foreign antigens। ये आई थिंक बहुत ही कॉमन टर्म यूज़ होता है जब हम लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो इम्यूनिटी का मतलब है कि आपकी बॉडी किसी भी फॉरेन एंटीजन को, किसी भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट कितने अच्छे तरीके से फाइट कर रही है, उससे रेजिस्ट कर पा रही है। दैट एबिलिटी ऑफ योर बॉडी इज द इम्यूनिटी। ठीक है, अब आते हैं इम्यूनिटी कितने तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट मतलब नाम से पता चल रहा है, इन्नेट मीन्स जन्म से, आगे देखते हैं उसको। तो अब आते हैं एक्वायर्ड में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर दो टाइप्स का है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो नेचुरल इज ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव। देन वी हैव आर्टिफिशियल, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव अगेन। सो इसका क्या मतलब है? एक्वायर्ड में भी नेचुरल है। नेचुरल मतलब नेचुरल रिसोर्स से कैसे आ रहा है? तो देखो, एक्टिव जो है और एक पैसिव है। नेचुरल में भी एक्टिव का मतलब है कि जब पहली बार तुम्हें कोई डिजीज़ हुआ तो तुमने उस डिजीज़ के हो जाने के कारण उस तुम्हारे इम्यून सिस्टम ने एक्वायर किया जो इम्यूनिटी, दैट इज़ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिवली तुम्हारे बॉडी ने हेल्प किया तुम्हारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में, नेचुरल था। ठीक है, अगेंस्ट द डिजीज़ था, कोई आर्टिफिशियल तरीके से नहीं हुआ। और तुम्हारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी था, दैट इज़ दी एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें तुम डिजीज से कॉन्टैक्ट में आए, फिर तुम्हारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप किया। ठीक है, फिर तो पैसिव में क्या है? पैसिव का मतलब है प्लेसेंटा या फिर तुम्हारा मदर्स मिल्क। कोलोस्ट्रम में क्या तो तुम्हारा कि जो इम्यूनोग्लोबिन था, दैट इज़ दी फॉर्म एंटीबॉडीज, मदर से बच्चा में आया तो उसमें एंटीबॉडीज़ था जो मदर में, वो डायरेक्टली बच्चे में चला गया तो बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप कर गया। ये भी नेचुरल तरीका है, यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं हो रही, स्टिल नेचुरल। लेकिन पैसिव इसीलिए क्योंकि जो बच्चा है उसका बॉडी बना नहीं रहा है किसी एंटीबॉडी को, वो उसने रिसीव किया अपनी मदर से, तो पैसिवली हुआ। लेकिन यहाँ जो एक्टिव था, यहाँ पर उस बच्चे का या तुम्हारे शरीर में जो डिजीज़ आने के कारण तुम्हारे डिजीज़ ने एक्टिवली वर्क किया और एंटीबॉडीज़ को बनाया, इम्यूनिटी को डेवलप की। दैट इज़ द एक्टिव एंड पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब आते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नाम से पता चल रहा है कि बाहर से मतलब मैनमेड चीज़ें होंगी। तो एक्टिव में देखो, एक्टिव में क्या वैक्सीन है और पैसिव है यहाँ पर। अब क्या इसका मतलब है? देखो, एक्टिव इम्यूनिटी यहाँ पर आर्टिफिशियल कहने का मतलब है, ऐसे क्या होता था, एक्टिव यहाँ से कंपेयर करो तो एक्टिव नेचुरल से कंपेयर करो तो नेचुरल नेचर में कोई जो भी बैक्टीरिया या पैथोजन था वो तुम्हारे बॉडी के अंदर गया। बॉडी में अंदर जाने के बाद क्या हुआ? बॉडी में अंदर जाने के बाद क्या हुआ? उस नेचुरल बैक्टीरिया या एंटीजन ने तुम्हारे बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया, जो फर्दर तुम्हारी इम्यूनिटी को डेवलप करने में किया, एंटीबॉडीज़ डेवलप करवाया। ठीक है, ये तरीका ये था। अब क्या किया कि जो नेचुरल सोर्स था बैक्टीरिया का, जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता तुमको या पैथोजन इन्फेक्ट करता, अब उसकी जगह एक आर्टिफिशियल तरीके से उस बैक्टीरिया या पैथोजन के पर्टिकुलर पार्ट्स को या पूरे पैथोजन को तुम्हारे बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एंड देन तुम्हारे बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप किया। सो दैट इज़ एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल तरीके से तुम्हारे बॉडी में नेचुरल पैथोजन को इंट्रोड्यूस किया गया। नेचुरल पैथोजन देखो नेचुरल था, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिफिशियली। या तो हो सकता है इसका टॉक्साइड बनाने से, वैक्सीन में पढ़ोगे, लाइव वैक्सीन, फिर तुम्हारा किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड है ना, पॉलीसेक्राइड्स। तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया का पॉलीसेक्राइड उठा करके डाला गया, आर्टिफिशियली बना करके तुम इंजेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या हुआ? तुम्हारा एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। लेकिन अभी भी तुम जब कोई पार्ट डाल रहे हो, बैक्टीरिया का पैथोजेनिक पार्ट डाल रहे हो बॉडी में, फिर भी तुम्हारे बॉडी ने वर्क तो किया, एक्टिवली उसको डेवलप तो किया उस एंटीबॉडीज़ को। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आते हैं पैसिव। पैसिव का मतलब जस्ट लाइक नेचुरल में मदर से मिल रहा था, अब यहाँ मैन मेड है। तो जैसे कि एंटी स्नेक, जैसे कि तुम्हारा इम्यून सेरम देखो, जैसे इम्यून सेरम है, जैसे तुम्हारा जैसे कि एंटी स्नेक वेनम जैसे होता है, तो स्नेक बाइट के बाद क्या करते हैं हम लोग? बनाया हुआ एंटीबॉडीज़ देते हैं, है ना। दैट इज़ कॉल्ड पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिटेल में आते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है इन्नेट इम्यूनिटी जो है, ये पूछा जाता है यूनिवर्सिटी या सेमेस्टर एग्जाम से, तुमको लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी का क्या मतलब है? इवोल्यूशनरी
ओल्डर सिस्टम है, यानी कि जब इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी डेवलप किया, बाद में एक्वायर्ड इम्यूनिटी आया, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी तुम्हारे बॉडी में कोई भी अगर पैथोजन एंटर करेगा तो सबसे पहले तुम्हारी इन्नेट इम्यूनिटी से होकर उसको गुजरना पड़ेगा, ये कहने का मतलब। दूसरा नॉन स्पेसिफिक, यानी कि ये किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन को स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि अगर ये वायरस को जितना अफेक्ट कर रहा है उतना ही बैक्टीरिया को भी अफेक्ट करेगा, उतना ही फंगस को करेगा। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर के लिए ज़्यादा है, किसी के लिए कम है, किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा है या किसी के लिए कम है। सो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, सब के लिए बराबर है। रेजिस्टेंस इज़ स्टैटिक, यानी कि रेजिस्टेंस स्टैटिक कहने का मतलब है कि रिपीटेड एक्सपोजर के बाद भी ये ठीक नहीं होगा, दैट इज़ नो मेमोरी। कहने का क्या मतलब, देखो आगे जब एक्वायर्ड में टी और बी सेल्स के बारे में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखो तुम्हारा मेमोरी होता है, इनेट में नहीं होता है। इसका कहने का मतलब है मान लो तुमको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, मान लो तुमको फेरिंजाइटिस हुआ, ठीक है, बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस हुआ, तो पहली बार जब तुम्हारे इनेट इम्यूनिटी से के कारण जो तुम उससे ओवरकम तो कर गए, लेकिन सेकेंड टाइम जब तुमको दोबारा एक्सपोजर होगा तो तुम्हारा रेजिस्टेंस अभी भी उतना ही है जितना पहले था, यानी जितना पहले तुमको टाइम लगा रिकवर होने में अभी भी उतना ही लगेगा, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी इन मेमोरी के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता है। कहा ना, डजेंट इम्प्रूव विथ रिपीटेड एक्सपोजर, स्टैटिक है, जो इसके पास मैकेनिज्म है वही फिक्स्ड है, उसी से वो डिफेंड करेगा, कुछ अपने आप में इम्प्रूव नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है ना, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स क्या क्या है अबाउट द इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स क्या। तो सबसे पहला फिजिकल, ठीक है, मान लो तुमको किसी ने बैक्टीरिया, तुम्हारा सबसे पहले कैसे आएगा बैक्टीरिया, तुम्हारे एयर पाथवे के थ्रू आएगा, तो एयर पाथवे तुम्हारे नाक से शुरू होता है फिर जाता है, या कान से शुरू होता है फिर जाता है, या जीआईटी में भी तुम्हारा कैसे जाएगा, जीआईटी में जाएगा तो पहले इसको म्यूकोसा को, है ना, म्यूकोसा को तोड़ के फिर अंदर जाना होगा। सो ये होता है तुम्हारा फिजिकल डिफेंसेस। तो सबसे पहले स्किन, इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है, स्किन है तुम्हारा, स्किन बेस्ट पहला नेचुरल डिफेंस हो गया तुम्हारा। दूसरा एपिथेलियल सरफेस, तुम्हारे नाक में हो चाहे कान में हो चाहे गैस्ट्रिक तुम्हारे पेट में हो, हर जगह एपिथेलियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ फिजिकल डिफेंस दूसरा। तीसरा है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, मान लो तुम्हारे किसी तरह से तुम्हारे गैस्ट्रिक सिस्टम में जीआई में घुस भी गया बैक्टीरिया, तो तुम्हारा जो पीएच है एसिड का, स्टमक एसिड HCl का जो पीएच है जो कि 2 के अप्रॉक्स होता है, हाईली एसिडिक, तो बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव नहीं करेगा या कोई भी पैथोजन सर्वाइव नहीं करेगा। तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन तीसरा फिजिकल डिफेंस हुआ। चौथा हुआ इन्फ्लामेटरी सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स, जब तुम्हारे बॉडी में जब कोई पैथोजन जाता है तो इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, आगे पढ़ोगे पैथोलॉजी में कैसे होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, तो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारा रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है, उसके कारण भी तुम्हारा जो इनेट इम्यूनिटी उसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये भी हुआ तुम्हारा इन्फ्लामेटरी सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स, ये हुआ चौथा। लास्ट है फीवर। फीवर से क्या होता है, फीवर एक तुम्हारा एक मैकेनिज्म है बॉडी का ताकि वो बैक्टीरिया या पैथोजन से फाइट करे। हाई टेम्परेचर जब बॉडी का हो जाता है तो बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न फीवर भी तुम्हारा एक फिजिकल डिफेंस है इन दी इनेट इम्यूनिटी। ये सब था तुम्हारा फिजिकल डिफेंस। अब आते हैं हम लोग सॉल्युबल फैक्टर्स में, इसमें सारे तुम्हारे केमिकल्स प्रोटीन्स जो सब हैं ये पर आएगा। सबसे पहला लाइसोसाइम्स, बचपन से पढ़ रहे हो, हमेशा से पढ़ रहे हो लाइसोसाइम्स, तो टीयर में, सलाइवा में, सिक्रीशंस में, हर जगह तुम्हारा लाइसोसाइम्स होता है। लाइसोसाइम क्या है, एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, बैक्टीरिया सेल वॉल को क्लीन करता है। तो ये हुआ तुम्हारा लाइसोसाइम। लाइसोसाइम कहाँ का होता है, टीयर्स में, सलाइवा में, इन सब का होता है, ठीक है। दूसरा है फिब्रोनेक्टिन। फिब्रोनेक्टिन एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका काम है ये सबसे पहले तो देखो ये सिंथेसाइज कहाँ से होता है, तो ये सिंथेसाइज होता है एंडोथेलियल सेल और फिब्रोब्लास्ट से, ठीक है। फिब्रो नाम से पता चल जाएगा, फिब्रोब्लास्ट से होता है और एंडोथेलियल सेल से सिंथेसाइज होता है। इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले ये तुम्हारा ऑप्सोनाइजेशन करता है, नॉन स्पेसिफिक ऑप्सोनाइजेशन, इसलिए क्योंकि नॉन स्पेसिफिक बोल रहे हैं क्योंकि इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट है। दूसरा फैगोसाइटोसिस को फैसिलिटेट करेगा। तीसरा वुंड हीलिंग और टिश्यू रिपेयर करेगा। तो ऑप्सोनाइजेशन से सबसे पहले डील करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉन स्पेसिफिक ऑप्सोनाइजेशन का मतलब है, तो स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक जो भी है, तो सबसे पहले ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, मतलब कि ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया या पार्टिकल जब आता है तो उसको तुम्हारा बॉडी जो होता है वो क्या करता है, जैसे मान लो तुम्हारा ये एक फॉरेन बॉडी है, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, तुम्हारा बॉडी इसको मार्क कर देगा, ठीक है, तुम्हारा बॉडी इसको मार्क कर देगा, ठीक है, पर्टिकुलर कुछ प्रोटीन्स जिसको हम लोग ऑप्सोनिन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्सोनिन्स,
मीन्स कहते हैं। इससे मार्क करने के कारण क्या होगा, ये मार्क कर देगा। ये मार्क करने के कारण होता ये है कि तुम्हारा जो बॉडी में जो फैगोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस है, वो क्या करता है, इसको आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेता है। आइडेंटिफाई करने के बाद ये फैगोसाइटोस करने में उसको ईजी हो जाता है, क्योंकि वो सेल्स को टारगेट कर लेता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, फॉरेन बॉडी था, ये फॉरेन बॉडी है, फॉरेन एंटीजन है, जो भी है। तो इसके ऊपर तुम्हारा प्रोटीन्स लगा, जिसको ऑप्सोनिन्स कहते हैं। वो तुम्हारे बॉडी ने इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर प्रोटीन्स लगा दिया, जिसके कारण कि ये नज़र में आ गया तुम्हारे मैक्रोफेजेस के। ये मैक्रोफेजेस को टारगेट कर लिए, अब इसको फैगोसाइटाइज कर लेगा। सो यही था इसका यूज़। ठीक है, समझ में आ गया, यही था इसका यूज़। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ ली इसके बारे में। तो नॉन स्पेसिफिक ऑप्सोनाइजेशन समझ में आ गया। फैगोसाइटोसिस का मतलब सेल ईटिंग खा गया। तीसरा है तुम्हारा वुंड को हील करने और टिश्यू को रिपेयर करने हो गया यूज़। ठीक है, अब आते हैं इंटरफेरॉन्स के बारे में। इंटर नाम से ये पता चलता है दो के बीच में। तो ये इंटरफेरॉन्स तुम्हारे बॉडी में वायरली इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस करता है, ना कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम। तो ये तुम्हारा जो भी सेल इम्यून वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, वो सेल्स ये इंटरफेरॉन रिलीज करता है। ये इंटरफेरॉन क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है एडजेसेंट हेल्दी सेल्स में, एडजेसेंट हेल्दी सेल्स में, जिसके कारण वो वायरल रेप्लिकेशन के लिए क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मान लो एक सेल है जिसको एक वायरस ने क्या किया, इन्फेक्ट कर दिया। तो अब वो सेल क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड सेल है वो पर्टिकुलर केमिकल्स रिलीज करेगा, जिसको कहते हैं इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन फर्दर बगल वाले सेल को, जो कि अभी हेल्दी है, उसको ये सिग्नल देगा कि भाई वायरस का इन्फेक्शन होने वाला है, तो अपने आप को रेजिस्टेंस अपना तैयार कर लो। तो अगला वाला जो सेल है खुद को रेजिस्टेंस बना लेगा अगेंस्ट दी वायरल रेप्लिकेशन, नहीं होने देगा रेप्लिकेट। ये काम है इंटरफेरॉन का। इसके अलावा तुम्हारा ये इंटरफेरॉन का काम है कि ये नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है और उसके साइटोटॉक्सिक एक्शन को इनहेंस करता है। ठीक है, तो नेचुरल किलर सेल का काम है साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है, और इसको एक्टिवेट कौन करेगा, तो इंटरफेरॉन करेगा। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा आते हैं एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये सब पैथोलॉजी में पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे। जो वहाँ पर जो हम अगली बार जब वीडियो आएगा, फिर से पैथो का जब वीडियो हम लाना शुरू करेंगे, तो उसमें हम लोग पर्टिकुलरली सारा इम्यून सिस्टम फिर से डील करेंगे। ठीक है, तो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स में क्या है, तो एक्यूट फेज रिएक्टेंट कहते हैं किसको, तो ये ग्रुप है प्लाज्मा प्रोटीन्स का। ये ग्रुप है एक प्लाज्मा प्रोटीन्स का, जो कि जब इन्फेक्शन होता है तो रैपिडली इंक्रीज करते हैं, रैपिडली इंक्रीज करते हैं। अब देखो, इसमें भी दो तरह के एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब जो बढ़ते हैं, नेगेटिव मतलब जो घटते हैं। ठीक है, तो हम जनरल बता रहे हैं कि जो कि रैपिडली इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारा एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी बोले ना पैथोलॉजी में पूरा अच्छे से डिटेल में। बट अभी बस इतना जान लो कि तुम्हारा रैपिडली इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, मोस्टली अभी तुम इंक्रीज ही समझो। जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन का एग्जाम्पल है, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन ही एक सबको याद रहता है फर्स्ट ईयर में, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन एटलीस्ट याद रखो। तो ये क्या होता है, लीवर से प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस से बाइंड करता है। ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो जनरली इन्फेक्शन में सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि पॉजिटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन है, तो इसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो अगर तुम किसी का सी रिएक्टिव प्रोटीन करवा रहे हो टेस्ट, और अगर वो बढ़ा हुआ मिले, तो इससे क्या समझ सकते हो कि बॉडी में तुम्हारा इन्फेक्शन अभी है, या इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन अभी फिलहाल है। ठीक है, इसके अलावा ये तुम्हारा सी रिएक्टिव प्रोटीन एक ऑप्सोनिल प्रोटीन की तरह भी एक्ट करता है, और फैगोसाइटोसिस को इन्हेंस करता है और कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्सोनिन्स प्रोटीन के बारे में, तो ऑप्सोनिन में तुम्हारा सी रिएक्टिव प्रोटीन भी आता है। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्या है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम थोड़ा अच्छे से पढ़ो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देखो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में 15 से ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन्स का एक सिस्टम है पूरा, 15 से भी ज़्यादा प्रोटीन्स का एक पूरा सिस्टम है कॉम्प्लीमेंट में। अब कॉम्प्लीमेंट देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी आता है, इमिनेट इम्यूनिटी में भी आता है। क्यों आता है वो आगे देखते हैं। तो इसका सबसे पहले फंक्शन क्या है, कीमोटैक्सिक्स, दूसरा ऑप्सोनाइजेशन, तीसरा साइटोलाइसिस, चौथा वायरल न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, समझ रहे हो, ऑप्सोनाइजेशन समझ गए, कीमोटैक्सिस समझ गए। कीमोटैक्सिस का मतलब है सेल्स का मूवमेंट कराना, WBCs का मूवमेंट कराना। ठीक है, फिर साइटोलाइसिस सेल को लाइज करना और वायरस को न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, अब यहीं पर देखो पता चलेगा तुमको क्यों हम बोल रहे थे कि इनेट में भी आता है, एक्वायर्ड में भी आता है। तो एक्टिवेशन, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट होने के लिए दो पाथवे चाहिए, एक होता है क्लासिकल, दूसरा होता है अल्टरनेट। क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे। क्लासिकल पाथवे तब होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये अडेप्टिव सिस्टम का पार्ट है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का पार्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी की बात हो रही है, और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? क्योंकि हमारे एक्वायर्ड सिस्टम में होता है। समझ में आया? तो एक्वायर्ड सिस्टम विद तुम्हारा क्लासिकल पाथवे होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा। दूसरा होता है अल्टरनेट पाथवे, जो कि इननेट सिस्टम का पार्ट है। तो अल्टरनेट पाथवे कैसे काम करता है? तो बैक्टीरिया के सरफेस पर पॉलीसेक्राइड्स होता है, उस पॉलीसेक्राइड्स का जो लेयर है बैक्टीरिया के सेल वॉल में, उसमें जो रिपीटेटिव शुगर के कंपोनेंट्स है उसको पहचानता है, ये तुम्हारा रिकॉग्नाइज करता है। सो दैट इज कॉल्ड दी अल्टरनेट पाथवे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द इननेट सिस्टम। ठीक है, क्लासिकल पाथवे एक्वायर्ड है और अल्टरनेट पाथवे तुम्हारा इननेट सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो चलो अगर हम लोग एक बार देख लेते हैं तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, उसके बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो इम्यून सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, चलो देखते हैं। तो पहले सबसे पहले क्लासिकल पाथवे इधर है, इधर अल्टरनेट पाथवे। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पैथोजन के सरफेस से आइडेंटिफाई कर लिया शुगर के रिपीटेटिव कंपोनेंट को, दोनों इनिशिएटर का काम किया, इनिशिएट किया सिस्टम को। इसके कारण देखो यहाँ पर प्रोटीन्स का नाम है, कॉम्प्लीमेंट से जो प्रोटीन है C1 C2 C3A 3B 3C ऐसे करके बहुत सारे नाम है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, इस पाथवे को याद कर सकते हो तो वेरी गुड, मार्क्स अच्छे आएंगे एग्जाम में अगर लिखोगे तो। बाकी अगर मोटा मोटी थोड़ा सा ऊपर से भी याद है तो चल जाएगा काम। ठीक है, बट कोशिश करो याद कर लो। ठीक है, तो क्लासिकल पाथवे में शुरू होता है C1 फिर C4 फिर C2। ठीक है, ये एक कॉमन C3 पे जाके एंड होगा। ठीक है, C1 C4 C2, यहाँ C3 C, उसके बाद B और D फिर C3 आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको याद कर लो। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, बट इसको याद कर लो। ठीक है, तो क्लासिकल में C1 C4 फिर C2, उसके बाद अल्टरनेट में C3 फिर B फिर D, ये सब दोनों जाके कन्वर्ज हुआ C3 पर। ठीक है, C3 पे हुआ। अब C3 क्लीव करेगा, टूटेगा दो पार्ट में, C3A C3B। ठीक है, C3A C3B। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये किसी एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, नहीं, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसी पाथ में से अलग अलग जो प्रोटीन्स है वो अलग अलग जगह जा करके अपना काम करते जा रहे हैं। ठीक, तो C3B जो है, C3B जा करके C5 को एक्टिवेट करेगा। ठीक, C5 को एक्टिवेट किया, इस C5 जो है ये फिर जा करके C9 को एक्टिवेट करेगा, और यहाँ पर C6 C7 C8 भी लगेगा। ठीक है, C6 C7 C8 C9, ठीक है, और C5 ये सब है। ठीक है, तो अब देखो C5 से लेकर के C9 तक ये जो पूरा प्रोटीन्स इन्वॉल्व है दैट इज लाइटिक पाथवे, यानी कि ये जो पूरा C5 से लेकर C9 तक का जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, इसका काम है कि इस सेल को लाइस करेगा, तोड़ेगा, जो कि फॉरेन सेल है, बैक्टीरिया जैसे है। अब आते हैं यहाँ पर C3B क्या कर रहा है? तो C3B हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्सोनाइजेशन कर रहा है। ठीक है, मैक्रोफेज में जा करके ये तुम्हारा ऑप्सोनेशन में हेल्प कर रहा है, मैक्रोफेज को हेल्प कर रहा है ऑप्सोनाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद C3A को देखो, C3A फिर C5 का भी क्लीव होता है, C5A बनता है, तो C5A और C4 का क्लीव्ड पार्ट C4A एक्टिवेटेड पार्ट। ठीक है, C5A C3A और C4A, ये तो रह सकता है 3 4 5 का A एक्टिवेटेड पार्ट। ये तुम्हारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का प्रमोशन करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, प्रमोट करता है। C5 से लेकर के C9 तक तुम्हारा सेल लाइसिस कराता है, और C5 से लेकर के C9 तक को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, MAC। ठीक है, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं C5 से C9 तक को। ठीक है, ये पैथोलॉजी में पढ़ोगे, जब हम लोग पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी, तो वहाँ इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता चलेगा टाइप 2 और टाइप 3 में। ठीक है, वहाँ देखने मिलेगा तुमको कॉम्प्लीमेंट इंड्यूस्ड में। तो ये था पूरा कॉम्प्लीमेंट पाथवे, आई होप तुमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी से टॉपिक से, तो प्लीज़ बिंदास एकदम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इस इन्नेट इम्यूनिटी में आगे सेलुलर फैक्टर्स, कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है सेलुलर फैक्टर्स, इसमें से सबसे पहला आता है नेचुरल किलर सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स तुम्हारा नॉन थाइमिक डिराइव्ड है, यानी ये थाइमस से डेवलप नहीं करता है। ठीक है, और इसमें कोई भी एंटीजेनिक सरफेस मार्कर नहीं होता T और B सेल्स का। B और T सेल्स के जो तुम आगे पढ़ोगे B19 CD19 मार्कर होता है, CD20 मार्कर्स होता है, ये सब पढ़ोगे पैथोलॉजी में। तो ऐसा कोई भी एंटीजन सरफेस मार्कर तुम्हारा नेचुरल किलर सेल के सरफेस पर नहीं होता है। ठीक है, ये नॉन थाइमिक डिराइव्ड यानी थाइमस से डिराइव्ड नहीं है। दूसरा, इसको एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है, ये डू नॉट लिखा ना, ये रिक्वायरमेंट नहीं है इसका कि इसको कॉम्प्लीमेंट या एंटीबॉडी नहीं चाहिए रिकॉग्निशन के लिए, इसको एक्टिवेट होने के लिए इंटरफेरॉन चाहिए। हम लोग वही पढ़े थे
ये साइटोटॉक्सिक के नेचर होता है और इसको एक्टिवेट होने के लिए इंटरफेरॉन चाहिए, कोई कम्प्लीमेंट या कोई भी एंटीबॉडी की जरूरत नहीं होती, अनलाइक दी बी एन टी लिम्फोसाइट जिनको एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये तुम्हारा इंटरफेरॉन और टी सेल से रेगुलेट होता है, इसीलिए ये इन्नेट इम्यूनिटी का भी पार्ट है और अडेप्टिव इम्यूनिटी का भी पार्ट है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हुआ, नेचुरल किलर सेल हुआ, दोनों ही का पार्ट हो जाता है, अडेप्टिव का भी और इन्नेट का भी। तो हम लोग नेचुरल किलर सेल की ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का तो समझ में आता है, वहाँ पे दो पाथवे था, एक्वायर्ड और इन्नेट का। यहाँ पर क्या है कि ये टी सेल से रेगुलेट होता है, टी सेल से रेगुलेट हुआ तो क्या हो गया एक्वायर्ड, और इंटरफेरॉन से रेगुलेट हो रहा है तो हो गया इन्नेट, जैसे दोनों का पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आता है तुम्हारा फेगोसाइट्स पे। पहला था नेचुरल किलर सेल जो कि इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, दूसरा है फेगोसाइट्स। तो फेगोसाइट्स रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल का सिस्टम का पार्ट है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम का पार्ट है। यानी कि रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं किसको, तो मैक्रोफेज और मोनोसाइट्स को कहते हैं, मैक्रोफेज और मोनोसाइट्स को कहते हैं। देखो, जब ब्लड में मोनोसाइट्स होता है तो मोनोसाइट्स कहते हैं, जब वो पर्टिकुलर किसी टिश्यू में जा रहा है या टिश्यू में है तो उसको कहते हैं मैक्रोफेज, और हर अलग अलग जगह उसका नाम बदलता है, मैक्रोफेजेस का नाम अलग अलग जगह अलग अलग है। जैसे कि एल्वियोलार मैक्रोफेज है, ब्रेन में इसको माइक्रोग्लिया कहते हैं, है ना, लीवर में इसको कफर सेल कहते हैं, और साइनोवियल कैविटी इन जॉइंट्स के बीच में यहाँ पर जो मैक्रोफेज होता है दैट इज कॉल्ड साइनोवियल ए सेल। एल्वियोलर मैक्रोफेज जिसको हम लोग डस्ट सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, डस्ट सेल कहते हैं। ठीक है, डस्ट सेल कहते हैं। तो मोनोसाइट ब्लड में है तो टिश्यू के लेवल पे चला गया तो मैक्रोफेज कहते हैं, यही डिफरेंस है। तो दैट इज दी रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम का पार्ट है फेगोसाइट्स। ये सारे फेगोसाइट्स हैं, यानी सेल को खाने का काम करते हैं, सेल ईटिंग करते हैं। अब आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल डायपेडेसिस शो करता है, डायपेडेसिस आई थिंक पढ़े होंगे, है ना, WBCs के बारे में पढ़े हो कि ये शो करता है डायपेडेसिस, तो न्यूट्रोफिल्स की बात हो रही। डायपेडेसिस का मतलब है इट इज़ द नेचर ऑफ द सेल्स टू स्क्वीज थ्रू स्मॉल वेसल्स ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। ठीक है, जब इन्फ्लामेशन होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन पढ़ोगे पैथोलॉजी में, तो वहाँ पर क्या होता है, जब इन्फ्लामेशन होता है तो न्यूट्रोफिल्स और तुम्हारा ल्यूकोसाइट्स जो है, न्यूट्रोफिल जो है, जो कि ऑब्वियसली एक्यूट इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, तो वो तुम्हारे छोटे छोटे वेसल्स जब एंडोथेलियम के बीच में से वो क्या करता है ना, स्क्वीज करता है, बिल्कुल निकल करके एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड डायपेडेसिस। इसके अलावा इसमें लाइसोजाइम इंजेस्टेड ऑर्गेनिजम्स होता है, फैगोजोम्स होता है इसमें। ठीक है, अब आता है ईओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स पढ़े होगे, आई थिंक 11th में पढ़े होगे, एलर्जी से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, हालांकि ये भी फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व है, ये भी फैगोसाइटोसिस करता है। ठीक है, ये ग्रैनुलर कंटेंट्स रिलीज करता है फॉरेन बॉडीज़ के अलॉन्ग, जैसे कि वर्म्स, हेलमिंथ। तो अगर किसी को मान लो हेलमिंथ का इन्फेक्शन है तो उसका अगर तुम सीरम IgE कराओगे तो दैट विल बी इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज मिलेगा तुमको, ये पढ़े होगे आई थिंक पहले भी। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट कैसे होता है, दो ये सेल अट्रैक्ट होता है ईओसिनोफिल कीमो टैक्टिक फैक्टर से। अगर कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज होगा तो ये सेल अट्रैक्ट होगा, ईओसिनोफिल अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये इम्यूनोग्लोबिन से अटैच होता है फॉरेन पार्टिकल्स पर और फिर रिलीज़ करता है 3 चीज़। देखो, जब ईओसिनोफिल आगे पढ़ोगे हाइपर सेंसिटिविटी में तुमको पता चलेगा, तो क्या होता है ना, मास्ट सेल पे तुम्हारा एंटीबॉडीज़ होता है, उससे फिर तुम्हारा ये IgE होता है। ठीक है, तो IgE होता है, फिर उससे तुम्हारा ये ईओसिनोफिल तुम्हारा इंटरेक्ट करता है। तो ईओसिनोफिल जब इंटरेक्ट करता है तुम्हारे इम्यूनोग्लोबिन से तो वो रिलीज़ करता है 3 चीज़। पहला होता है मेजर बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है, दूसरा ईओसिनोफिल कैटायनिक प्रोटीन, और तीसरा होता है एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स। ठीक है, 3 चीज़ याद रखो, मेजर बेसिक प्रोटीन तो याद रखना, फिर आता है ईओसिनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन, देन वी हैव दी एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स हैं, तो हिस्टामिनेज, फॉस्फोलाइपेज डी और अराइल सल्फाटेज। नाम यही नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, ठीक है, बट ये 3 ज़रूर याद रखना ये क्या क्या है। ठीक है, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स का काम क्या है, ये डाउन रेगुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, है ना, डाउन रेगुलेट करता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी इन्नेट इम्यूनिटी। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट दी अडेप्टिव और दी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई होप तुम लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स से, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में बिंदास पूछो। ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।